हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। मतलब कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सी सर्विसेज जो है वो बैंक प्रोवाइड करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 11th-12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए, आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ जिससे आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट मिलता रहे और ये सारा स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा उस ग्रुप में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। बैंक कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उससे पहले हम लोग छोटा सा इंट्रो टाइप देख लेते हैं कि क्या है। तो देखो, बैंक का जो मेन फंक्शन होता है ना वो तीन चीजें होती है। बैंक जो है वो क्या करती है, पैसे को इन्वेस्ट करती है। दूसरा, बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। और तीसरा है एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी कि लोगों से पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में लेती है, लोगों की सेविंग्स जो है वो डिपॉजिट के फॉर्म में लेती है। तो इस तरह से मेन तीन फंक्शन है कोई भी बैंक के। मतलब ये फंक्शंस तो ऐसे ही है जो हर बैंक को परफॉर्म करने ही होते हैं, बट इसके अलावा बैंक और भी काफी सारे अलग अलग तरह के फंक्शंस प्रोवाइड करती है, परफॉर्म करती है। जैसे कि लुकिंग आफ्टर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द कस्टमर, मतलब कस्टमर्स के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखना, लेटर ऑफ क्रेडिट को इश्यू करना, ट्रैवलर्स चेक को इश्यू करना, ठीक है, ड्राफ्ट इश्यू करना, फिर आरटीजीएस जिसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सेम एनईएफटी के बारे में भी पढ़ेंगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और वर्क रिलेटेड टू कोर बैंकिंग। मतलब इतने सारे फंक्शंस जो है वो बैंक प्रोवाइड करती है। मे बी इसमें तो कम दिए, इससे भी और ज्यादा प्रोवाइड करती है। जैसे नेट बैंकिंग यहाँ पे नहीं लिखा, पर नेट बैंकिंग के भी फंक्शंस प्रोवाइड करती है। तो ये सारे जो है वो एडिशनल फंक्शंस है। बाकी कोर फंक्शंस, मेन फंक्शंस तो ये तीन ही है। ठीक है, तो बता देता हूं मैं आपको कि आज के लेक्चर में हम लोग कौन से सर्विसेज पढ़ेंगे जो कि एक बैंक प्रोवाइड करती है। तो टोटल ये 7 पॉइंट्स हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे टू इश्यू ड्राफ्ट, फिर है बैंकर्स चेक, फिर है आरटीजीएस जिसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और आपको बताए ये सारी चीज आप लोग को मैं पढ़ा नहीं रहा, रियल टाइम के अंदर मतलब रियलिटी के अंदर भी ये सारी चीजें ना देखने को मिलती है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले आरटीजीएस एनईएफटी किया था, तो कैसे होता है, कैसे कोई बैंक का कस्टमर आरटीजीएस एनईएफटी कर सकता है, कितनी लिमिट होती है, हर एक चीज को मैं डिटेल में बताऊंगा। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, लोन किस तरह से देती है बैंक, हर एक चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, टू इश्यू ड्राफ्ट। अच्छा, ड्राफ्ट मतलब क्या होता है? तो ड्राफ्ट ना एक चेक की तरह ही होता है। ठीक है, चलो मैं आपको पहले डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूं। ये टॉपिक ना मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया है, बट वापस मैं आपको समझा देता हूं कि ड्राफ्ट क्या होता है, जिसको हम लोग डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं, ठीक है, और बैंक ड्राफ्ट भी कहते हैं। चलो बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पेमेंट करना चाहता हूं, ठीक है, आपने डिमांड किया कि मेरे को चेक नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ड्राफ्ट। क्या चाहिए? ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये मैं हूं, यहां पे लिख लेता हूं ध्रुवल सर, और ये आप हो। ठीक है, मैं आपका नाम ए लिख लेता हूं। डन। मैं ध्रुवल सर, आपको पेमेंट करना है, आपने मेरे से क्या मांगा है? ड्राफ्ट मांगा है। क्यों ड्राफ्ट मांगा? क्योंकि ड्राफ्ट जो होता है ना वो सिक्योर होता है। चेक होता है ना वो बाउंस हो सकता है, मतलब मेरे बैंक में बैलेंस नहीं हुआ तो वो चेक बाउंस हो जाएगा, या हम लोग कहेंगे कि बैंक में बैलेंस ना होने से मेरा जो चेक है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या मेरे से डिमांड किया, आपने कहा ड्राफ्ट दे दो। ठीक है, अब ड्राफ्ट देने की बात हुई तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपनी बैंक में, मैं अपनी बैंक में जाके बोलूंगा, से फॉर एग्जाम्पल मेरे को आपको पेमेंट करना है 50,000 रुपीज का। ठीक है, तो मैंने बैंक को जाके बोला एक काम कीजिए, मेरे को ड्राफ्ट दे दीजिए। बैंक ने बोला ठीक है, आप मेरे को 50,000 रुपए दो। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं 50,000 रुपए कैश जो है वो सबमिट कराऊंगा बैंक को। देन आफ्टर बैंक जो है वो मेरे को क्या बना के देगी? ड्राफ्ट बना के देगी। चेक जैसा ही होता है, ठीक है, इस तरह का ही होता है ड्राफ्ट, जैसा चेक दिखता है उसी टाइप का होता है। तो बैंक ने मेरे को ड्राफ्ट दिया और उस ड्राफ्ट पे लिखा होगा ए का नाम, ए की बैंक का नाम लिखा होगा। ठीक है, हर एक चीज लिखी होगी। और आप एक चीज समझ लो कि यहाँ पे मैंने पैसा जमा कर दिया है, मतलब वो पैसा मेरा क्या है? सिक्योर है। ठीक है, मतलब उसको तो सिक्योरिटी फील होगी ना, क्योंकि बैंक के पास पैसा आ गया है, अब बैंक इसको पैसा देने ही वाली है। ठीक है, अब होता यह है कि मैं जो है वो ड्राफ्ट किसको दे देता हूं? ए को। ठीक है, आपको मैंने ड्राफ्ट दे दिया। अब आपको ड्राफ्ट क्यों दिया होगा? सामने कुछ गुड्स वगैरह मैंने खरीदे होंगे और आपको ड्राफ्ट दे दिया। आपने ड्राफ्ट क्या किया? अब ड्राफ्ट लेके आप जाओगे अपनी बैंक में। ठीक है,
अपनी बैंक में मेरा जो ड्राफ्ट है वो जमा कराओगे और अपनी बैंक से पेमेंट ले लोगे। समझ आया? मतलब पेमेंट करने के लिए, पेमेंट लेने के लिए ड्राफ्ट सबसे सिक्योर मीडियम माना जाता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पैसा यहाँ पे बैंक में जमा करा दिया था, अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बैंक में जाकर के विड्रॉ करना है। और यहाँ पे कैसे हुआ कि जो ये मेरी बैंक है ना, मेरी बैंक ने आपकी बैंक को पैसा पहुंचा दिया और उसके बेसिस पे आपको पैसा मिल गया। और ये बैंक ऐसे ही सर्विस नहीं देती, इसके लिए बैंक लेती है कमीशन। ठीक है, बैंक कमीशन चार्ज करती है, क्योंकि बैंक जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, दैट्स व्हाई ये कमीशन चार्ज करेगी। बोलो क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको पहले कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया कि इस तरह से वर्क होता है एग्जाम्पल के थ्रू। अब बात करते हैं पूरे कंप्लीट जो आपकी बुक में देके रखा है उस तरह से कंटेंट क्या दिया है। तो देखो, ड्राफ्ट मतलब एक ऐसा चेक जो लिखा जाता है, एक बैंक दूसरी बैंक को या अपनी दूसरी ब्रांच को एड्रेस कर रही है। ठीक है, मैंने नहीं कहा, उसमें ये भी लिखा होगा कि कौन सी बैंक में उसको डिपॉजिट करवाना है। ठीक है, एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन्ड इन द ड्राफ्ट। ये भी मैंने कहा कि यहाँ पे जो ड्राफ्ट होता है उसमें नाम बैंक लिख के ही हमको देती है। ठीक है, ये ड्राफ्ट के अंदर नाम लिख के ही दिया होगा कि किस पर्सन को इश्यू करना है। ठीक है, और इसके अंदर अमाउंट भी लिखी होगी कि मेरे को कितनी अमाउंट जो है वो पे करनी है। एंड द बैंक ट्रांसफर द अमाउंट एज इशूइंग अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। और जो बैंक है ना वो ट्रांसफर करती है अमाउंट, किसको? जो भी इशूइंग अथॉरिटी होती है उसको, ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। मतलब मैंने नहीं कहा कि बैंक जो है वो इसको पैसा जो है वो पहुंचा देगी। इशूइंग अथॉरिटी मतलब जो ये बैंक है, जो इशूइंग अथॉरिटी मतलब जिसने भी मेरे को ड्राफ्ट बना के दिया है ना, ये मेरी इशूइंग बैंक हुई। ठीक है, बैंक ने इशू किया है, वो यहां तक पैसा पहुंचा देगी। ठीक है, अब क्या होता है, व्हेन अ पर्सन वांट टू सेंड मनी टू अनदर पर्सन। अब यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया है ना वही दिया है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसा भेजना चाहता है, ही गोज टू बैंक, वो बैंक जाता है, पे मनी एंड द कमीशन। मैंने नहीं कहा, मैंने अपनी बैंक में कमीशन भी दिया और 50,000 रुपए भी दिए। मान लो बैंक ने कमीशन लिया 500 रुपए, तो मैंने 50,500 दिए 500 कमीशन की तरह, और 50,000 जो है वो अमाउंट जमा कराई मेरे को जो पे करना था, टू बी पेड टू द बैंक फॉर इशूइंग ड्राफ्ट। और मैंने बैंक में वो ड्राफ्ट के फॉर्म में ले लिया, पैसा दिया और सामने उन्होंने मेरे को ड्राफ्ट दिया। एंड रिक्वेस्ट द बैंक टू इशू द ड्राफ्ट, और मैंने रिक्वेस्ट की बैंक को कि मेरे को ड्राफ्ट जो है वो दे दो। The sender requests the bank to issue the draft in favor of the receiver। मैं सेंडर हुआ, आप जो है वो रिसीवर हुए। ठीक है, मतलब मैंने ड्राफ्ट इशू करने का कहा, किसके नाम से? ए के नाम से। बैंक ऑर्डर इट्स ब्रांच और इट्स एसोसिएट ब्रांच लोकेटेड इन द एरिया ऑफ द रिसीवर टू पे द अमाउंट। और बैंक जो है वो इस बैंक को बता देगी, उसकी ब्रांच हो या उसके एरिया की कोई बैंक हो, उसको बता देगी कि ये पैसा वहां पे पहुंचाना है। The draft can be deposited only in the account of the person whose name is written on it। ये भी याद रखना कि ड्राफ्ट पे बैंक ने जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है ना, उसके अकाउंट में ही वो पैसा जाएगा, उसके अलावा कोई और उसको ले सकता नहीं है। इन केस मेरा ये ड्राफ्ट खो भी गया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि उस पर ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है, उसके अलावा वो कोई पर्सन उसको क्लेम कर ही नहीं सकता। ठीक है, और उस पर अकाउंट पे ही ओनली भी लिखा होता है। अकाउंट पे ही ओनली मतलब कि जिसका नाम लिखा है ना उसके ही अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। आप बैंक में जाकर के कैश भी नहीं निकाल सकते, आपको अपने अकाउंट में ही देना पड़ेगा और आपके अकाउंट में ही पैसा आएगा। एंड अनलाइक चेक, चेक की तरह ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने पैसा दे दिया है, तो क्या ये कभी बाउंस हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। बोलो क्लियर हुआ? तो इस तरह से मैंने आपको डिटेल में समझा विद एग्जांपल कि ड्राफ्ट कैसे वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूं बैंकर्स चेक के बारे में। आपको पता है जो बैंकर्स चेक होता है ना उसको पे ऑर्डर भी कहा जाता है। सो व्हाट इज बैंकर चेक? तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो बैंक ड्राफ्ट जैसी ही होती है। यहां पे सेम बैंकर्स चेक मतलब एक चेक इशू किया जाता है, एक बैंक दूसरी बैंक को चेक जो है वो इश्यू करती है क्योंकि मेरे को पेमेंट करना है। ठीक है, उसको पे ऑर्डर कहते हैं। तो ड्राफ्ट और पे ऑर्डर एक ही है, ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क इतना है कि जो पे ऑर्डर है ना वो सेम सिटी में होता है और ड्राफ्ट पूरे इंडिया में मैं कहीं पे भी कर सकता हूं। और अगर वो देखो ड्राफ्ट ही है बट अगर ड्राफ्ट सेम सिटी में किया जाए ना तो उसको पे ऑर्डर कहते हैं। और मैं अगर मेरी सिटी के बाहर या पूरी इंडिया में कहीं पे भी वो ड्राफ्ट इश्यू कर रहा हूं, दे रहा हूं किसी को, तो वो ड्राफ्ट कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? एकदम ईजी था। ठीक है, डन है। और
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 3, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस। देखो बच्चे ना इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जितना बोल रहा हूं, जितना समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से सुन लो, आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरे को आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए यहां पे, ठीक है। देखो क्या दिया है, व्हेन एन आरटीजीएस मेंबर ट्रांसफर्स मनी टू एनी आरटीजीएस मेंबर बैंक एनीवेयर इन इंडिया, दिस इज कॉल्ड आरटीजीएस। अच्छा क्या कहा है पता है आपको, बैंक आरटीजीएस मेंबर होनी चाहिए। एक आरटीजीएस बैंक या आरटीजीएस मेंबर बैंक दूसरी आरटीजीएस मेंबर बैंक को जब पैसा ट्रांसफर करती है तो उसको आरटीजीएस कहते हैं। और यहां पे आरटीजीएस के अंदर जो मेंबर बैंक ब्रांच है वो आइडेंटिफाई की जाती है आईएफएससी कोड के बेसिस पे। मतलब कि यहां पे आईएफएससी कोड होना जरूरी है बैंक के पास। पता है हर बैंक का आईएफएससी कोड अलग अलग होता है। अब ये आईएफएससी कोड क्या है, तो आईएफएससी कोड जो होता है ना वो 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो हर बैंक का होता है, ठीक है। एंड आईएफएससी कोड कौन प्रोवाइड करता है, देखो ये 1 मार्क में आ सकता है। मैंने जो जो चीजें कही है वो ये एक आ सकती है, ये एक 1 मार्क में आ सकती है कि हर आरटीजीएस मेंबर बैंक ब्रांच आइडेंटिफाई की जाती है किस बेसिस पे, आईएफएससी कोड से। आईएफएससी कोड क्या होता है, तो ये जो होता है वो 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर कोड होता है। एंड आईएफएससी कोड कौन प्रोवाइड करता है, याद रखना IDRBT, ये भी 1 मार्क में आता है, ठीक है। इश्यू करता है IDRBT जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जो है हैदराबाद के अंदर। वो हर बैंक को आईएफएससी कोड इश्यू करते हैं अपनी ब्रांच के हिसाब से, ठीक है। अब आरटीजीएस होता क्या है एक्चुअली में, देखो धीमे धीमे आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आरटीजीएस एक ऐसी मेथड है जहां पे पैसे को ट्रांसफर किया जाता है एक बैंक से दूसरी बैंक पे पूरे इंडिया में। अब मान लो कि मैंने साउथ में केरला से कोई गुड्स मंगाया, ठीक है। अब मेरे को उसको पेमेंट करना है तो मैं वहां थोड़ी जाऊंगा पेमेंट करने, मैं आरटीजीएस कर सकता हूं। पर ये चीज आप लोग याद रखना कि आरटीजीएस जो होता है उसमें पैसा क्रेडिट और डेबिट होता है रियल टाइम के हिसाब से, मतलब एज पर ग्रॉस सेटलमेंट। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो आरटीजीएस होता है ना उसमें मिनिमम 2 लाख, यानी कि आप 2 लाख से ज्यादा पैसा किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है, तो ही आरटीजीएस हो सकता है। 2 लाख से कम अमाउंट होना तो आरटीजीएस नहीं हो सकता, ये चीज याद रखना। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आरटीजीएस का यूज किया था, मतलब मैंने नहीं, यहाँ पे जो हमारे मेन सर है उन्होंने यूज किया था एक जने को पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो ये कैसी सिस्टम है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मान लो कि मेरे को एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मेरे को आपको पेमेंट करना है, आप हो केरला में, साउथ में आप बैठे हो, ठीक है। मैंने आपसे गुड्स खरीदा, आपको पेमेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। आपको पता होगा कि गूगल पे है या फोन पे है, उन लोग की ना एक दिन की 1 लाख की लिमिट है, मतलब 1 लाख से ज्यादा 1 रुपया भी मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो अब मेरे को इतनी बड़ी अमाउंट, मान लो मेरे को आपको 10 लाख भेजना है, तो मैं कैसे भेज सकता हूं, मैं करूंगा आरटीजीएस। मेरे बैंक में बैलेंस होना चाहिए सबसे पहली चीज, ठीक है। अब मैं मेरे बैंक में जाऊंगा, वहां पे फॉर्म आता है आरटीजीएस का, वो फिल कर लूंगा, अमाउंट वगैरह लिख लूंगा और बैंक में सबमिट करवा दूंगा कि मेरे को आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो तुरंत वो जो है वो मेरे बैंक से कट जाएगा और आधे या 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी बैंक में वो पैसा पहुंच जाएगा। मतलब आप मेरे को ना आपके यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपके वहां पे पहुंचा सकता हूं, क्योंकि आप तो साउथ में हो, मैं वहां पैसा देने थोड़ी आऊंगा और इतना सारा कैश लेके आऊंगा तो रिस्क कितना, तो सीधा बैंक ट्रांसफर कर दिया। तो अगर जब 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट का पेमेंट करना हो ना तो यूज किया जाता है आरटीजीएस। याद हो गया सबको, 2 लाख से ज्यादा की अमाउंट हो तो आरटीजीएस किया जाता है। और आरटीजीएस करने के पीछे का रीजन यही है कि तुरंत ट्रांसफर हो जाता है पैसा, ठीक है। इसमें कहा है कि यहाँ पे जो पैसा है डेबिट क्रेडिट हो जाता है एज पर रियल टाइम, मतलब रियल टाइम में तुरंत, बट रिसीवर जो होता है ना उसको आधे 1 घंटे में पहुंचता है, बट सेंडर के यहां से तो तुरंत पैसा कट जाता है। बोलो क्लियर हो गया। आरटीजीएस एक ऐसी मेथड है जहां पे पैसा एक अकाउंट होल्डर से दूसरी बैंक अकाउंट होल्डर को ट्रांसफर होता है। जरूरी नहीं है कि सेम ब्रांच हो, जैसे मान लो मेरी बैंक एसबीआई है, आपकी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है साउथ के अंदर, ठीक है, और मैं पेमेंट करना चाहता हूं आपकी बैंक को, तो हो सकता है, पर यह होना चाहिए कि आपकी बैंक आरटीजीएस मेंबर होनी चाहिए, आरटीजीएस बैंक मेंबर तो ही हो सकता है, ठीक है। और मेरी बैंक भी आरटीजीएस बैंक मेंबर होती है। देखो सिंपल है, आज की डेट में हर एक बैंक आरटीजीएस का फंक्शन प्रोवाइड करती है, दैट्स व्हाई आरटीजीएस तो हर एक बैंक में पॉसिबल है। एंड दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट डन इन कैश, और ये कभी भी कैश में नहीं होता। यहां पे मैंने बताया ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऐसा समझ लो मेरी बैंक में जो बैलेंस पड़ा है वो सीधा आपको आपकी बैंक में बैलेंस ट्रांसफर करना है, तो ये मेथड को यूज किया जाता है।
सो बोथ द सेंडर एंड बेनिफिशियरी यानी कि रिसीवर नीड टू हैव आईएफएससी कोड, और आईएफएससी कोड दोनों जनों के पास होना जरूरी है। आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा की अमाउंट ही ट्रांसफर की जाती है। तो देखो यहाँ पे देखे भी रखा है कि डिपॉजिट ट्रांजैक्शन यहाँ पे कितने का होता है, 2 लाख और मोर, और आरबीआई ये सर्विस प्रोवाइड करती है आरटीजीएस के थ्रू, मतलब आरबीआई के थ्रू ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, कि 2 लाख से ज्यादा ट्रांसफर करना है तो। एंड इन दिस मेथड द अमाउंट इज डेबिटेड इन द अकाउंट ऑफ द रिसीवर ऑन द सेम डे। मैंने नहीं कहा कि 1 घंटे में आ जाता है, पहले ऐसा होता होगा, थोड़ा लेट होता होगा, बट आज की डेट में तो 1 घंटे में आ जाता है। सेम डे में सामने वाले को पैसा मिल जाता है एज सुन एज द बैंक रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंडर, और बैंक को इंस्ट्रक्शन भी मिल जाती है सेंडर से, मतलब दोनों को मैसेज आ जाता है कि इसमें से पैसा कट गया और उसमें पैसा रिसीव हो गया। एंड अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज और मोर इज ट्रांसफर टू आरटीजीएस। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है, याद रखना, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है, कि आरटीजीएस के थ्रू 2 लाख से ज्यादा की ही अमाउंट पे हो सकती है। देखो बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस मेथड में कमीशन भी चार्ज किया जाता है सेंडर से। वापिस बोल रहा हूं, यहां पे कमीशन किससे चार्ज करता है, सेंडर से। मैंने आपसे कोई गुड्स खरीदा, मैंने आपको आरटीजीएस किया, तो मेरे को कमीशन पे करना है मेरी बैंक को, ठीक है, ना कि आपको, रिसीवर को नहीं करना होता। रिसीवर को कोई भी तरह का कमीशन चार्ज करना नहीं होता। बोलो क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको आरटीजीएस समझाया। अब मैं आपको बताता हूं एनईएफटी क्या होता है। आपके पेरेंट्स को कभी पूछना, उन्होंने कभी ना कभी किया होगा। अगर बिजनेस वाले ना तो उन्होंने डेफिनेटली किया होगा, बट जॉब वाले तो उनको भी पता होगा आरटीजीएस एनईएफटी क्या होता है, ठीक है। अब एनईएफटी क्या है, तो इसको बोला जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। और एनईएफटी एक ऐसी मेथड है जहां पे एक बैंक, उसके पास एनईएफटी मेंबरशिप होनी चाहिए जो दूसरी एनईएफटी मेंबर बैंक को पैसा ट्रांसफर करती है। अब एनईएफटी भी एक ऐसा टाइप का पेमेंट है जैसा कि आरटीजीएस होता है, यहाँ पे भी पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू होता है। यहाँ पे भी हर एक दोनों बैंक के पास आईएफएससी कोड होना जरूरी है, और यहां पे मिनिमम कोई लिमिट नहीं है। जैसे पता है ना, आरटीजीएस हमने देखा था, तो आरटीजीएस जो था उसमें 2 लाख से ज्यादा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, ठीक है। आरटीजीएस में 2 लाख, एक जीरो लगा देता हूं, ठीक है, 2 लाख से ज्यादा था, पर इसमें मिनिमम अमाउंट पे कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम पे लिमिट है। जो एनईएफटी होता है ना, एनईएफटी वो आप 0 रुपीज का तो हो ही नहीं सकता, 1 रुपए से लेकर के, ठीक है, 1 रुपीज से लेकर के आप ट्रांसफर कर सकते हो मैक्सिमम 2 लाख रुपए। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख। देखो सिंपल क्लियर समझा दिया। अगर आप 2 लाख से ज्यादा पेमेंट करना चाहते हो तो आरटीजीएस करो, अगर आपका पेमेंट 2 लाख से कम है तो आपको क्या करना होगा, एनईएफटी करना होगा। भले ना मेरे को उसको 1000 रुपए करने हो, मैं एनईएफटी कर सकता हूं, आसानी से हो सकता है एनईएफटी, ठीक है। लिखा हुआ भी है कि मैक्सिमम 2 लाख कैन बी ट्रांसफर्ड इन बैच इन दिस सिस्टम। यहाँ पे ना एक बैच सिस्टम चलती है, ठीक है, उस बैच सिस्टम के हिसाब से पेमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और आरबीआई इन ट्रांजैक्शंस को अवरली बेसिस पे कंप्लीट करती है, मतलब 1-1 घंटे के बेसिस पे इस ट्रांजैक्शंस को फुलफिल करती है। एंड इन दिस सिस्टम मनी इज क्रेडिटेड टू रिसीवर अकाउंट ऑन द सेम डे और विद इन 48 आवर्स। ये भी याद रखना कि यहाँ पे सामने, जैसे मान लो मेरे को आपको पेमेंट करना है, ठीक है, पर 50,000 का ही पेमेंट है, तो मैं आपको क्या करूंगा, एनईएफटी करूंगा, और आप तक अमाउंट कितने टाइम में पहुंचेगी, या तो सेम डे पहुंच जाएगी या तो 48 आवर्स मैक्सिमम, उससे पहले तो मिल ही जाता है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन है ना, वो सेटल किया जाता है बैच वाइज। ये 1 मार्क में आ सकता है, याद रखना कि बैच वाइज इसमें ट्रांजैक्शन को सेटल किया जाता है थ्रू डीएनएस, डिफरेंट नेट सेटलमेंट। इसका फुल फॉर्म भी आना चाहिए, डीएनएस, डिफरेंट नेट सेटलमेंट के थ्रू पैसे को यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। और मैक्सिमम 10 ट्रांजैक्शन किए जाते हैं एक बैच के अंदर, मतलब बैच सिस्टम के हिसाब से पैसा ट्रांसफर होता है। एक बैच 1 घंटे में पैसा ट्रांसफर करती है, मैक्सिमम 10 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं एक बैच में। मतलब मान लो मैं अलग अलग लोगों को भेजना चाहता हूं तो मैक्सिमम 10 कर सकता हूं एक बैच के अंदर, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। आगे देखे रखा है आईएफएससी कोड के बारे में। तो क्या होता है, तो आईएफएससी कोड जो है वो हर एनईएफटी बैंक मेंबर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए है, ठीक है, जो कि 11 डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है, एक नंबर वाला कॉम्बिनेशन होता है, न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होता है। और इस मेथड में कमीशन चार्ज किया जाता है सेंडर के थ्रू। याद रखना एनईएफटी में भी कौन चार्ज देता है, कमीशन देता है, तो कमीशन देता है जो सेंडर होता है ना वो। क्लियर।
टू एनईएफटी ₹50,000 बाय कैश। अगर मान लो 50,000 एनईएफटी करने हैं तो 50,000 या उससे कम की अमाउंट हम लोग बाय डिपॉजिटिंग कैश इन बैंक एंड फैसिलिटी ऑफ एनईएफटी इज अवेलेबल। देखो वापस मैं समझा रहा हूं, आरटीजीएस में कैश होता ही नहीं था, एनईएफटी में हो सकता है। मैं गया 50,000 रुपए मेरे पास पड़े, मैं गया बैंक में 50,000 रुपए मैंने बैंक को दिए, मैंने बोल दिया कि आप एनईएफटी कर दो, और बैंक ने क्या किया, वो 50,000 रुपए कैश रख लिए और अपने में से, मतलब उनके पास भी जो बैलेंस होता है उसमें से उन्होंने ट्रांसफर कर दिया जो भी रिसीवर था उसको। मतलब 50,000 से कम की अमाउंट कैश में हम लोग डिपॉजिट करवा सकते हैं एनईएफटी के थ्रू। और यहाँ पे वॉक इन कस्टमर जाता है बैंक के अंदर, और बैंक के थ्रू जो भी एनईएफटी मेंबर बैंक है, जो भी एनईएफटी ब्रांच है, उसके अंदर हम लोग आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई ना कि 50,000 से कम अमाउंट का मैं कैश में कर सकता हूं, बट अगर 50,000 से ज्यादा है तो फिर सीधा बैंक में से ही कटता है। डन, क्लियर हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, आरटीजीएस और एनईएफटी। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने बेस्ट ट्राई किया कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग 11th कॉमर्स जीएसईबी में और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट्स, टैक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इसकी फीस है 2,999 पूरे साल की, जब तक आपकी एग्जाम फिनिश नहीं हो जाती ना तब तक की। और जहां पे हम लोग लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, डाउट सॉल्यूशंस होता है, रेगुलर टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, हर एक चीज आपको इस बैच में प्रोवाइड हो जाएगी। और हमारी पूरी बहुत बढ़िया टीम है। कल्पेश सर जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीए पढ़ाऊंगा, और हेमल सर जो है वो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया टीम है। और अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे इस नंबर पे 7202012221। और हमारी ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो यूजीटी है प्ले स्टोर पे, और माई इंस्टीट्यूट नाम है ऐप स्टोर पे, जो कि आईफोन है अगर आपके पास तो माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर सकते हो। और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in। ये हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी सारी डिटेल्स दे के रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन होता है ना, जिसके पास करंट अकाउंट होता है बैंक के अंदर, वो बैंक ओवरड्राफ्ट बहुत आसानी से कर सकता है। सेविंग अकाउंट पे बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती है। ये कहां पे देखने को मिलती है अपने को, करंट अकाउंट के अंदर। और आपको पता ही होगा करंट अकाउंट क्या होता है, कि कोई भी बिजनेसमैन होते हैं ज्यादातर वही ये अकाउंट ओपन करवाते हैं कि एक दिन के अंदर जिसको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करने हो ना, वो करंट अकाउंट से करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि व्हेन द फैसिलिटी टू विथड्रॉ मोर मनी देन द क्रेडिट बैलेंस। मान लो मेरे बैंक में बैलेंस पड़ा है 1 लाख रुपए और मेरी क्रेडिट लिमिट है 30,000 रुपए की, मैं 30,000 तक एक्स्ट्रा निकाल सकता हूँ। या 2 लाख रुपए पड़ा है, मेरी क्रेडिट लिमिट 30,000 की है, पर मेरे को सामने वाले को पेमेंट करना है एक्स्ट्रा 10,000। बैलेंस कितना है 2 लाख, पेमेंट कितना करना है 2,10,000। पता है मैं कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा जो 10,000 है ना, वो बैंक ओवरड्राफ्ट माना जाएगा। ठीक है, जो 10,000 रुपीज है, और बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही तो पैसा नहीं देगी वो, अपना कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी लेगी, कमीशन या इंटरेस्ट। पर यहाँ पे कमीशन नहीं होता, इंटरेस्ट ही चार्ज करती है बैंक ओवरड्राफ्ट पे। बोलो क्लियर हो गया। क्या होता है कि जब यहाँ पे अपने क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा हम पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये चीज आपने अकाउंट में भी पढ़ी होगी। ठीक है, और यहाँ पे बिजनेसमैन जो है वो ओवरड्राफ्ट करता है सेल्फ गारंटी के बेसिस पे, और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, खुद की ही गारंटी होती है कि वो आपको पैसा दे देगा बैंक को वापस। या तो कभी कभी गारंटी ऑफ अदर, दूसरे की भी गारंटी ली जाती है। जैसे मान लो कि मेरा कोई फ्रेंड है जो बहुत उसकी रेप्यूटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है मार्केट के अंदर, तो उसके बेसिस पे मैं ओवरड्राफ्ट कर सकता हूं कि अगर मैं पे नहीं करूंगा तो वो मेरा फ्रेंड है वो पे कर देगा। एज अ गारंटी की तरह उसको रखा जाता है। ठीक है, एंड द इंटरेस्ट हैज टू बी पेड ओनली ऑन द ओवरड्राफ्ट अमाउंट थ्रू द मैक्सिमम अमाउंट सैंक्शन फॉर ओवरड्राफ्ट मे बी मोर। हाँ, ये है कि जैसे मैंने बोला ना कि मेरी मैक्सिमम अमाउंट है ओवरड्राफ्ट की, कितनी एक्स्ट्रा कितने निकाल सकता हूँ बैंक बैलेंस से ज्यादा 30,000, पर निकाले कितने 10,000 ही एक्स्ट्रा निकाले ना, तो मेरे को इसी 10,000 रुपए पे ही क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ। तो इसको ही बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट है कैश क्रेडिट। सो क्या है कैश क्रेडिट, देखो इसको भी ना बैंक ओवरड्राफ्ट जैसा ही है, बताता हूं क्या होता है। यहाँ पे लोन दी जाती है बिजनेसमैन को उसके बिजनेस के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, कंसीडरिंग द स्टॉक एंड ड्यू कलेक्शन ऑफ द मनी। उसका स्टॉक कितना है, उसके स्टॉक का भाव कितना है, या उसका कलेक्शन ऑफ मनी कितना है, उस बेसिस पे उसको कैश क्रेडिट दिया जाता है। ये भी एक तरह की लोन ही होती है, जहां पे गुड्स का स्टॉक जो है वो हाइपोथिकेशन के अंदर होता है। हाइपोथिकेशन यानी कि
यहाँ पे हम कहेंगे गिरवी रखना पड़ता है, जिसको मॉर्गेज भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि उसको अपने गुड्स का स्टॉक क्या रखना है, हाइपोथिकेशन में रखना है, यानी कि गिरवी रखना है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू पेड बाय द बिजनेस यूनिट अकॉर्डिंग टू द अमाउंट, और यहाँ पे जो भी अमाउंट होती है उस बेसिस पे उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एंड द टाइम यूज्ड फॉर लोन एज डिसाइडेड अर्लियर, यहाँ पे ना पहले से टाइम डिसाइड होता है। पता है आपको, ये बैंक ओवरड्राफ्ट जैसा ही है, सेम टू सेम बैंक ओवरड्राफ्ट जैसा है। बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई टाइम फिक्स नहीं होता, इसमें टाइम फिक्स होता है, और यहाँ पे गिरवे रखी जाती है चीजें। बैंक ओवरड्राफ्ट में गिरवी रखी जाती नहीं है। गिरवी मतलब कि क्या होता है गिरवे में, स्टॉक ऑफ द गुड्स, जो भी वो बेच रहा है गुड्स, वही गुड्स को हम लोग क्या रखते हैं, गिरवे रखते हैं। बोलो क्लियर हो गया, डन। लास्ट नंबर 7 लोन, ठीक है। देखो बैंक का ये मेन फंक्शन है कि वो एक बाजू पैसा लोगों से डिपॉजिट ले और दूसरी बाजू लोगों को लोन दे, ये इस बैंक का मेन फंक्शन है, ठीक है। तो बैंक लोगों से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट लेती है। जैसे कोई आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया बैंक में, आपने बैंक में अपना पैसा रखा, मैं बैंक हूं, आपने अपना पैसा बैंक में रखा, ठीक है, तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा 3.5 या 4%, और सामने जो है वो लोगों को लोन दूंगा ज्यादा इंटरेस्ट पे, मैं दूंगा 9%, 10%, 12% पे लोन दूंगा, और वहां से ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा और आपको थोड़ा इंटरेस्ट दूंगा। तो बीच में जो भी होगा वो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। बैंक प्रॉफिट के लिए काम करती है। एंड द बैंक प्रोवाइड लोन टू द क्लाइंट और बिजनेसमैन इन डिफरेंट वे, अलग अलग वेज में हम लोग क्लाइंट और बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो बैंक है वो लोन देती है कस्टमर्स को अलग उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे घर खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए, रिनोवेशन ऑफ द हाउस, बाइंग अ व्हीकल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर बिजनेस, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अलग अलग तरह के लिए बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करती है। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े तो क्या देके रखा है, इफ द एडवांसेस इज फॉर लॉन्ग टर्म, अगर मान लो लंबे समय के लिए देती है बैंक लोन, द अमाउंट रीपेमेंट इज पेड फुल्ली एट द टाइम और एट द रेगुलर टर्म इंस्टॉलमेंट। मतलब आपने ईएमआई नाम सुना होगा ना, ईएमआई के थ्रू पेमेंट किया जाता है, उसके इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, जिसको बोलते हैं ईएमआई का फुल फॉर्म है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। आसानी से कोई भी अपनी लोन पे कर सकता है, किसके थ्रू, ईएमआई के थ्रू, ठीक है। जब बैंक की लोन बहुत लंबे समय के लिए, 20 साल 25 साल, क्योंकि होम लोन इतनी लंबे समय के लिए ही होती है। इन ऑर्डर टू सिक्योर द लोन अमाउंट को सिक्योर करने के लिए बैंक जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ मॉर्गेज रखती है। जैसे मैंने नहीं कहा, घर को क्या बोलते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते। तो ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बैंक क्या करती है, वो अपने पास बैंक के जो दस्तावेज होती है ना, वो गिरवी रख लेती है, जिससे आप किसी और को ना बेच पाओ, और अगर आप पे ना कर पाओ पैसा तो बैंक उसको बेच के भी पैसा कमा सके, ठीक है। तो एज अ मॉर्गेज गिरवी रखा जाता है आपका दस्तावेज घर का, और आपको जो है वो इजी इंस्टॉलमेंट यानी कि ईएमआई के फॉर्म में लोन दी जाती है, और उसके हर महीने आपको हफ्ते जो है वो पे करने होते हैं। एंड सच लोन इज रीपेड अकॉर्डिंग टू द टर्म डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ सैंक्शनिंग द लोन, और यहाँ पे कितना ईएमआई पे करना है, कितना इंटरेस्ट पे करना है, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। कब, जब लोन को पास किया जाएगा। सो सैंक्शनिंग का मतलब होता है कि आपकी लोन पास करते वक्त, अप्रूव करते वक्त आपको पहले से ही हर एक चीज की डिटेल बताई जाती है। बोलो क्लियर हुआ। तो इस तरह से अपने ने जो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक है, 7 अलग अलग तरह की सर्विसेज पढ़ी। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।